Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our class. I am your instructor Adil Raza and today we are going to start a foundational lecture series of grade 9 and we have to go through some SLOs and topics from previous standards from the grade 6, English grade 7 and grade 8 to make a strong foundation which will help us to tackle the topics and SLOs of the grade 9. So students, today we will start with our first topic using a dictionary or thesaurus. So in English language, students, what is the issue? What is the prime issue? Yes, students from the studio, what is the main issue which you found while reading or learning English language? Yes, students. Translation. And what is the issue while translating? Vocabulary. We don't even know the meaning of the words. Am I right or not? We don't have the knowledge of a lot of words. That's why we don't get the meanings of different words and we are unable to understand or translate any written text. Am I right or not? So the same is the case with the most of the students with the Pakistani or South Asian background or any student from non-native countries. So students, to addressing this issue, firstly we have to learn how to use our dictionary, because dictionary or thesaurus are actually we can say that the sources from which we can get to know about the meaning of unfamiliar words. So that's why we have added the SLO from grade 8. And what is that? Use dictionary or thesaurus to locate guide words, locate entry words, look for the etymology of the words. So students, under this SLO, we will go through different words. We will go through the use of dictionary and the use of thesaurus, the physical dictionary and the online dictionary sources as well, ताकि हम क्या कर सके, जो डिफरेंट अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनके माना को जान सके और जुबान को पढ़ना और समझना हमारे लिए आसान हो. Because the main purpose of English curriculum is not to take English as a subject. यानी जो हमारा नया कोर्स है उसके मुताबिक अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज की बुक को 4 कॉम्पिटेंसीज में डिवाइड किया गया है. कॉम्पिटेंसी ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर, competency of reading and critical thinking, competency of oral communication and lastly writing. तो हमने दरअसल पढ़ना, लिखना, बोलना और ग्रामर को सीखना है. Is that clear? और जो पेपर होगा, जो एग्जाम होगा, वो किस चीज का होगा? वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा. वो ये नहीं होगा कि आपने एक चैप्टर को कितने अच्छे से याद किया, आपने चंद सवालों को कितने अच्छे से याद किया. 14 तारीख को फेडरल में इंग्लिश का न्यू करिकुलम के मुताबिक पेपर है. तो जिस दिन वो पेपर होगा हम क्या करेंगे, हम यहां पे उस पेपर को खोल लेंगे. ऑल्दो वी हैव द मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर में भी क्लियर है कि एग्जाम किस तरह से इंग्लिश का होगा, सब्जेक्ट का नहीं होगा. इस बात का नहीं होगा कि आपने 4 सवालों का रट्टा कितना अच्छा मारा है. इज दैट क्लियर? इस बात का होगा कि आपने एक टेक्स्ट को पढ़ा और पढ़ के कितना अच्छा समझा. क्या इतना अच्छा समझा कि आप उसमें से पूछे गए सवालों का जवाब दे सके? तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टैंडर्ड को परखने के लिए लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर 14 तारीख को होना है इस न्यू करिकुलम के मुताबिक, हम उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे और उसमें भी बाकी जो निटी ग्रिटीज है वो हमें पता चल जाएंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जब हम इसको पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिनका माना हमें पता है. लाइक अरेबिया इज अ फेमिलियर वर्ड, इज अ फेमिलियर वर्ड, दी फेमिलियर वर्ड, लैंड फेमिलियर वर्ड, बट अनपैरेलल्ड. मुमकिन है कि किसी बच्चे को अनपैरेलल्ड का मतलब ना पता हो. क्या आप में से किसी को पता है? यस, व्हाट इज दैट? मैचलेस. मैचलेस, बहुत अच्छे. तो अब जिस तरह एक बच्चे ने जवाब दिया और कुछ ने कहा कि नहीं हम नहीं जानते, तो मुमकिन है कि काफी सारे ऐसे वर्ड्स आए कि जो कि अनफेमिलियर है. लेकिन होना क्या चाहिए, जब हमने एक चैप्टर को गो थ्रू किया तो उसके वर्ड्स
फेमिलियर हो जाने चाहिए, वो अल्फाज हमारे होने चाहिए। तो वो कैसे हमारे हो सकते हैं? अगर आप उनको समझेंगे, उनके सिनोनिम्स को देखेंगे, उनके उलट अल्फाज को जानते होंगे और फिर उन्हें यूज करेंगे। यूज कहां करेंगे? राइटिंग में। तो फिर वो अल्फाज क्या होंगे? वो आपके अपने हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला मरहला क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट टू नो द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। तो अनफेमिलियर वर्ड्स का मीनिंग हम कैसे देखते हैं? इसके लिए हमारे पास जो बेसिक सोर्स है वो डिक्शनरी है। सो व्हाट इज अ डिक्शनरी? किसी भी लैंग्वेज की एक डिक्शनरी होती है, लुगत होती है, जिसमें उस लैंग्वेज के जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके बारे में, हर लफ्ज के बारे में कुछ डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें दर्ज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक डिक्शनरी हमें क्या बताती है? हमने कहा कि देयर आर टू प्राइमरी सोर्सेज, डिक्शनरी एंड थेसारस। डिक्शनरी को काफी ज्यादा आप में से लोग जानते होंगे या आप में से किसी ने यूज भी की होगी, यस फ्रॉम दी ऑनलाइन। क्या किसी बच्चे ने कभी डिक्शनरी यूज की है? या आप में से किसी ने की हो यूज? सिर्फ एक ने, बाकियों ने नहीं की। ओके, दो ने की। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम सब ने डिक्शनरी के बारे में सुना जरूर होगा। क्या ख्याल है? लेकिन थेसारस मुमकिन है कि एक नया हो। थेसारस के बारे में किसी ने सुना है? क्या होता है या कभी यूज किया हो? तो आए जरा समझते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है, हमें क्या बताती है, फिर उसमें से हमने माना कैसे ढूंढना है, और थेसारस क्या है, उसका क्या यूज है, और वो होता क्या है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। Firstly, dictionary. A dictionary provides us with certain details. And what could be those details? Firstly, the dictionary tells us not the translation, the definition or the meaning of a word. तो डिक्शनरी हमें तर्जुमा नहीं बताती। उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी भी होती है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिक्शनरीज भी होती हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है? लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिक्शनरी है, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, जो जिसको हम ओरिजिनल डिक्शनरी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हिच द डिक्शनरी प्रोवाइडर्स इज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। सेकेंडली, द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड, एंड थर्डली द प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट्स, क्या आप में से किसी को पता है कि डिक्शनरी हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताती है? यस स्टूडेंट्स, किसी को पता है? क्या किसी ने कभी ऐसा किया? डिक्शनरी हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताती है वर्ड्स की। ईच एंड एवरी वर्ड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिटन एंड मेंशन्ड इन द डिक्शनरी। हम इसको भी देखेंगे जी। आईपीए के अंदर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स में लिखा गया है। हमारे ग्रेड 9 में जो एसएलओ है वो डिक्शनरी यूजेज का इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स के रेफरेंस से है। सो इन द ग्रेड 9 वी विल लर्न हाउ टू यूज डिक्शनरी to find the pronunciation key of the words. Is that right? So that's why we are discussing the topic dictionary, कि हमें डिक्शनरी का यूज आ जाए ताकि हम उसकी प्रोनाउंसिएशन की देख सकें। Is that clear? हम देखेंगे कि वो हमारी बुक में कैसे मेंशन है। तो आए इसको देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे डिक्शनरी हमें क्या बताती है? प्रोनाउंसिएशन। एंड फोर्थली, पार्ट ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट, each and every word play a certain role within the sentence. We use the language in form of the sentences, and within a sentence each and every word play a certain role. What could be that role? That role could be the role of a naming word, यानी एक फिक्रा है, उसमें कोई नाम का किरदार अदा कर रहा है, कोई एक्शन का किरदार अदा कर रहा है, कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड का किरदार अदा कर रहा है, तो जिनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। दीज रोल्स आर एक्चुअली 9 और हर एक लफ्ज किसी सर्टन पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखता है। एंड व्हाट कुड बी दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच? उनको भी हम देखेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन या वर्ब्स। इसी तरह डिक्शनरी क्या करती है? डिक्शनरी में हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं किस चीज की? कि एक लफ्ज को किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे यहां पे हमारे पास डिक्शनरी है, यानी ये लफ्ज लिखा है और इसके सबसे पहले क्या बताया गया कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन बताई गई है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है? एक डिक्शनरी के अंदर ये सब चीजें मिलती हैं। लास्टली, एक डिक्शनरी हमें एटमोलॉजी के बारे में बताती है। व्हाट इज एटमोलॉजी? द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि कोई लफ्ज कहां से आया, कहां से निकला। क्या कभी आपने सुना है कि ये वर्ड इस ग्रीक वर्ड से आया या ये वर्ड दो लफ्जों के जुड़ने से बना? जी, कभी किसी ने ऐसा पढ़ा हो?
बायोलॉजी के बारे में या किसी और वर्ड के बारे में या साइंस के बारे में या फिलॉसफी के बारे में, तो किसी भी लफ्ज के ओरिजिन को स्टडी करना क्या कहलाता है? एटमोलॉजी। इज दैट क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हमें डिक्शनरी में ये सब कैसे मिलता है। सबसे पहले बच्चों देखो, डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन की कहां होती है? लेट्स सपोज एक लफ्ज है क्लेवर, तो यहां पे ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ये सर्टन जो फॉर्म्स या सर्टन सिंबल्स लिखे हैं, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन की है। और ये कौन से अल्फाबेट्स में लिखा गया है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। और 9th के अंदर हम प्राइमरीली ये सीखेंगे कि डिक्शनरी की मदद से प्रोनाउंसिएशन की कैसे जाननी है। इसी तरह उसके आगे क्या लिखा है? एडजेक्टिव, यानी ये नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का पता भी हमें चलता है। इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ओरिजिन जाने बगैर उनके माना को समझना मुमकिन नहीं होता, तो डिक्शनरी हमें क्या बताती है? एटमोलॉजी भी बताती है। इसी तरह एक डिक्शनरी में एक से ज्यादा डेफिनेशंस भी होती हैं कि भाई ये फर्स्ट डेफिनेशन है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में या इस मीनिंग के साथ भी एक वर्ड यूज हो सकता है और किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किसी दूसरे मीनिंग के साथ भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एक वर्ड प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट का मतलब क्या हो सकता है? हाजिर होना, या प्रेजेंट का मतलब क्या हो सकता है? प्रेजेंट अगर हम उसको बोलें तो वो क्या है? पेश करना, ऐसे ही है। इसी तरह एक लफ्ज प्रेजेंट ही है जिसका मतलब गिफ्ट भी हो सकता है। तो यानी एक लफ्ज के एक से ज्यादा माना थे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग देगा, तो डिक्शनरी हमें वो डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3 के तौर पे बताती है। इसी तरह अगर आप ये देखें, गौर करें, तो ये लफ्जों के दरमियान आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये एक्सपेंसिव के दरमियान, फेब्रुअरी के दरमियान, ये दरअसल किसको शो करता है? सिलेबल डिवीजन को। वर्ड्स दरअसल किससे मिलके बनते हैं? सिलेबल से, तो सिलेबल डिवीजन को शो करता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई आप सबको? सिलेबल क्या होता है? That much part of the word which can be produced with a single twist of the tongue, यानी किसी भी लफ्ज का उतना हिस्सा जिसको हम जुबान की एक हरकत से अदा कर लें, वो क्या कहलाता है? सिलेबल। ठीक है, जैसे फैब एक सिलेबल। इज दैट क्लियर? इसी तरह मार्च में पूरा वर्ड ही सिंगल सिलेबल पे मुश्तमिल है। समझ आ गई बात की? तो इस तरह से है। अब अगर डिक्शनरी को आपने यूज करना है तो कैसे करना है? यानी अगर आप इस डिक्शनरी को देखें, सबसे पहले नंबर पे ये डिक्शनरी एक्सपेंसिव है, ठीक, इसको कैरी करना मुश्किल है कि नहीं मुश्किल? यानी इतनी मोटी डिक्शनरी अगर आप एक उर्दू की रखें और एक इंग्लिश की रखें तो फिर क्या होगा? फिर आपकी कमर में दर्द निकल आएगी चौथे दिन नहीं। और इसी तरह इसमें आपको अगर वर्ड्स को फाइंड करना है, सबसे पहले आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा अच्छा गाइड वर्ड क्या है, फिर वर्ड एंट्री तलाश करनी पड़ेगी फर्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ, फिर सेकंड वर्ड को आप देखें, मतलब इट्स अ वेरी मैसी थिंग। क्या ख्याल है? आपको नहीं लगता कि इसको यूज करना बहुत मुश्किल है? ऑल्दो हम इसको सीखेंगे जरूर, हमें आना चाहिए, लेकिन आज के दौर में इस डिक्शनरी को कैरी करना और इसमें से एक एक चीज तलाश करना, आपको नहीं लगता एक मुश्किल चीज है? एक मुश्किल चीज है, और ये स्मार्ट वर्क नहीं है। तो स्मार्ट वर्क कैसे हो सकता है? आए देखते हैं। अगर आप देखें तो यही सेम ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी, यानी अगर आप इसका नाम पढ़ सकते हैं तो ये क्या लिखा है? ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। सेम डिक्शनरी उन्होंने क्या किया? इसको एक ऑनलाइन सोर्स के तौर पे रख दिया, मोबाइल ऐप के तौर पे और ऑनलाइन वेबसाइट के तौर पे। अगर हम इस वेबसाइट को खोलें तो आपको कैसा लेआउट नजर आएगा? आए मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें, ये सेम ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी है। अब ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी में उसमें क्या करना पड़ता था आपको सारे के सारे पेजेस पहले देखने हैं, पहले लफ्ज देखना है, अच्छा ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, फिर बी में जाना है, फिर लफ्ज के आगे क्या है, ठीक है, बुक्स है तो ओ कितने नंबर पे आएगा वो देखना है, फिर तीसरे वर्ड की अल्फाबेटिक तरतीब देखनी है। यानी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपके पास वेबसाइट है या मोबाइल फोन के अंदर आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह और भी काफी सारी डिक्शनरीज हैं, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी भी मौजूद है, मरियम वेबस्टर भी मौजूद है, लॉन्गमैन की डिक्शनरी भी मौजूद है। ये सारी वो हैं जो ऑथेंटिक डिक्शनरीज हैं, ठीक है। जैसे अब हमने क्या किया, हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं सेम वर्ड सिमुलेटर ही मैंने सर्च किया, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमें बता दिया गया कि भाईजान वो नाउन है या क्या है। यानी हमने क्या देखा था कि डिक्शनरी सबसे पहले क्या बताती है हमें,
पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताती है। इसी तरह प्रोनाउंसिएशन की देखें लिखी है ब्रिटिश के मुताबिक और अमेरिकन के मुताबिक। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसको ये जो प्रोनाउंसिएशन की है वो पढ़नी नहीं आती, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, इज दैट क्लियर। अब उसको ये पढ़नी नहीं आती तो वो क्या करेगा, उसके लिए तो डिक्शनरी में फिर प्रोनाउंसिएशन की नहीं है, क्योंकि इसीलिए हमें नहीं था बताना कि डिक्शनरी हमें प्रोनाउंसिएशन भी बताती है, क्या ख्याल है। लेकिन अगर उसके पास ये ऑनलाइन सोर्स मौजूद है और वो क्या करता है, सिर्फ इस सिम्युलेटर, तो क्या लगता है इतना सुनना मुश्किल है? Simulator. जी, इज इट टफ टू लिसन? इतना आसान है। आप सिंपली क्या करें, उसको सुन लें कि अच्छा वो क्या कह रहा है, सिम्युलेटर। इसी तरह ये उसकी फर्स्ट डेफिनेशन, फिर आगे उसकी एग्जांपल आ गई, यानी रिसर्चर्स टेस्टेड 50 और ये सारे का सारा। इसी तरह उसकी डेफिनेशन ऑन दी गो और सारे का सारा उससे रिलेटेड वर्ड भी आ गए। यानी इस तरह से आप, और ये देखो ये नियर बाय वर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है, ये देखो कि ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, सिम्युलेटेड एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो सकता है। जैसे ही हमने एडजेक्टिव वाले पे क्लिक किया तो क्या हुआ, हमारे पास वो खुल जाएगा। तो इस तरह से ऑनलाइन यूज करना डिक्शनरी को काफी ज्यादा आसान है, और हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उस पर एक ऐप इंस्टॉल कर लें, ठीक है, डिक्शनरी की, तो क्या होगा, आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन सोर्स को कैसे यूज करना है क्या पता चल गया? जी, आप सबको पता चल गया। अब देखें, इसी तरह ही हमने दूसरा लव सिम्युलेटेड एडजेक्टिव है, और दोबारा से साउंड सुन, सिम्युलेटेड, सिम्युलेटेड। इसी तरह उसकी डेफिनेशंस, उसका यूजेज और सारे का सारा कुछ यहां पे आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक वो डिक्शनरी जो कि हमारे पास इतनी एक्सपेंसिव है उसको यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लफ्ज आएंगे तो समझ आएगी, ठीक है। और साइंसेस के अंदर, यानी अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर पढ़ना है, क्या लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम इशू क्या है बच्चों के साथ, जो लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है और वो समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही है, जो साइंस टीचर है उसको कंसेप्ट कम एक्सप्लेन करना पड़ता है, ट्रांसलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसा ही है ना, मतलब सिंपली क्या है, एक डेफिनेशन लिखी है, अब बच्चा के सर जी आसान लफ्जां च दसना, फ्रैंकली स्पीकिंग, और टीचर क्या करता है, उसको सिर्फ उर्दू में ट्रांसलेट कर देता है या पंजाबी में ट्रांसलेट कर देता है, तो ये आसान लफ्ज हो गए। अब वो आसान लफ्ज क्यों है, लफ्ज कौन सा आसान है, जो आपको आता है, क्या ख्याल है, और मुश्किल लफ्ज कौन सा है, जो आपको नहीं आता। तो क्यों ना लफ्ज सीख लिए जाएं, और जब लफ्ज आएंगे तो फिर पढ़ के समझ आएगी, जब लफ्ज आएंगे तो बोलना भी आएगा, और अगर लफ्ज आएंगे तो आप लिख भी सकेंगे। तो अगर आपको लिखना, पढ़ना और बोलना ही आ गया, जो पिछले 10 सालों में नहीं आया, तो क्या मसला है, क्या ये घाटे का सौदा है? नहीं। बात समझे हो कि नहीं समझे? ये एक अच्छी चीज है ना, साइंसेस में भी आपको असिस्टेंस मिल जाएगी, लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। अब आए नेक्स्ट, अब हमारे पास है थिसारुस। थिसारुस क्या है? थिसारुस दरअसल एक ऑनलाइन सोर्स को बोलते हैं, एक ऐसा ऑनलाइन सोर्स जो डिक्शनरी जैसा होता है लेकिन डिक्शनरी नहीं होता। डिक्शनरी हमें क्या क्या बताता था, आप लोग बताएं जरा। सबसे पहले डिक्शनरी हमें क्या बताती है? मीनिंग, ओरिजिन, एटमोलॉजी और पार्ट ऑफ स्पीच और प्रोनाउंसिएशन और यूजेज की एग्जांपल्स भी। ऐसे ही है, ये 5-6 चीजें बड़ी बड़ी जो डिक्शनरी हमें बताती है। लेकिन थिसारुस हमें क्या बताता है? क्या आपने कभी एक लफ्ज सुना है सिनोनिम? जी, सिनोनिम का लफ्ज सुना है कभी? सिनोनिम किसे बोलते हैं? या उर्दू के अंदर लफ्ज सुना हो मुतरादिफात या मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ पढ़े हैं कभी? जी, आप लोगों ने नहीं पढ़े? तो 8th में या 7th में 6th में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वो जो मुतरादिफ लफ्ज है उर्दू में, यानी सेम मीनिंग वर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। एंड ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स। ठीक है, समझ आ गई बात की? सिनोनिम्स सेम मीनिंग वर्ड्स एंड एंटोनिम्स बोलो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। तो थिसारुस हमें सिर्फ 2 चीजें बताता है, सिनोनिम और एंटोनिम। क्या डिक्शनरी में सिनोनिम और एंटोनिम थे?
नहीं थे। बात समझ आई? अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैंने ये लफ्ज तो पढ़ लिया, लेकिन मैंने इसी टॉपिक के ऊपर क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ में एक ही लफ्ज बार 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 आप यूज करेंगे, आपको नहीं लगता वो काफी बुरा लगेगा? क्या ख्याल है? जैसे अभी कुछ अरसा पहले की बात है, कायदे आजम का नाम सुना है किसी ने? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना काफी मशहूर है, शायद आप लोग जानते हो, अक्सर जेल में होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उनकी एक स्पीच थी, उनकी एक स्पीच थी कोयटा म्यूनिसिपैलिटी के इफ्तिताह के टाइम पे उन्होंने दी थी, और अब मैं उस स्पीच को पढ़ रहा था। अब कायदे आजम की इंग्लिश बहुत अच्छी थी और वो इंग्लिश में ही बोलते थे और इंग्लिश में ही स्पीच भी डिलीवर करते थे। उनकी वो सारी स्पीचेस पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ी हैं, कभी आपको वक्त मिले तो आप उन्हें जरूर पढ़िएगा एक दफा, ठीक है? अब उसमें मैं वो स्पीच पढ़ रहा था, अब उनकी इंग्लिश इतनी मजे की थी, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लफ्ज इस्तेमाल किया बिग, ठीक, फिर वो क्या कहते हैं, जाइगेंटिक, फिर जहां बिग के माना का लफ्ज इस्तेमाल करना था ह्यूज, फिर क्या कहते हैं टाइटैनिक, एनलार्ज्ड, यानी 6 दफा उन्होंने सेम मीनिंग देना था और 6 के 6 दफा उन्होंने क्या किया, डिफरेंट वर्ड यूज किया, जिससे पता चलता है कि उनकी वोकैबुलरी कितनी वर्सटाइल थी, कितनी वसी थी। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, यानी जब हम लिखते हैं तो उसमें सेम लफ्जों की रेपिटेशन बहुत अच्छी नहीं लगती। एक दफा एक लफ्ज, दूसरी दफा दूसरा, तीसरी दफा तीसरा, यानी प्रोनाउंस्ड को अगर आपने कोई दूसरा लफ्ज कहना हो तो क्या होगा, यानी बोला गया, जो बोला हुआ है प्रोनाउंस्ड, हाँ भाई क्या कहोगे उसे, वोकलाइज्ड। बात समझ आई? तो इस तरह से हमें क्या कर सकते हैं, हम एक लफ्ज से 4 लफ्ज सीख सकते हैं। बात समझे हो कि नहीं समझे? और प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों देखो मेरी बात सुनो, जब आप एक लफ्ज सीखते हो और आप उस लफ्ज की प्रैक्टिस नहीं करते तो वो लफ्ज आपका नहीं बनता। आप डिक्शनरी पकड़ लें, उसको याद कर लें, उसका रट्टा मार लें, वो आपको वो सारे के सारे वर्ड्स नहीं आएंगे। आपको सारे वर्ड्स कब आएंगे, जब आपने एक लफ्ज पढ़ा, ठीक है, फिर उसको डिस्कस किया, यूज किया, कब, बोलते हुए, फिर आपने उसको यूज किया कब, लिखते हुए, तो तब वो लफ्ज आपका हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो आपने जो लफ्ज सीखना है, रोज के कोशिश करने हैं कि सिर्फ कुछ वर्ड्स ही सीखो, 2 3 4 मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन उनको यूज करो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम बोलते हुए और 4 to 5 टाइम ही लिखते हुए। आप क्या करें, उन्हें यूज कर दें, और कोई ऐसा मसला नहीं, आप यूज कर सकते हैं। मतलब एक बच्चा था ना, उसने मजमून याद कर लिया ऊंट के ऊपर, आपने वो कहानी सुनी है? मतलब उसने ऊंट के ऊपर मजमून याद कर लिया, अब पेपर में मजमून आ गया फुटबॉल मैच के ऊपर, अब वो बच्चा बड़ा परेशान है कि मैं क्या करूं। उसने क्या किया, उसने लिखा कि भाईजान हमने फुटबॉल मैच देखने जाना था, लेकिन जाना हमने बार्सिलोना था और हम पाकिस्तान में थे। तो उसने क्या किया, भाईजान हमने टिकट खरीदी, हम जहाज में बैठे, जहाज उड़ा, तो मैंने नीचे देखा, नीचे सहरा था, और सहरा में क्या होता है, ऊंट होता है। ऊंट को सहरा का जहाज भी कहते हैं, ऊंट एक सहराई जानवर है, इतने दिनों का पानी पी सकता है। यानी वो जो सारी उसने कहानी याद की थी, वो क्या की, उसने अंदर लिख दी, फिट कर दी ना। तो भाई जब एक लफ्ज चूंकि हमने अपने लिए याद रखना है ना, अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, तो भाई फिट करते रहो, जहां जहां वो लफ्ज आपको लगे ना कि फिट हो सकता है, क्या करो, कर दो। जब 2 4 5 बार आप फिट करोगे वो वर्ड, तो फिर क्या होगा, वो आपको रह जाएगा, याद हो जाएगा, नहीं करने से नहीं होगा, याद रह जाए वो अच्छा है। बात समझ आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? तो अब थिसारुस हमें क्या बताता है सिनोनिम के बारे में, कि सिनोनिम क्या हो सकता है, एक वर्ड है उसका अल्टरनेटिव वर्ड क्या हो सकता है। जैसे सिमुलेशन हमने एक लफ्ज अभी देखा, तो इसकी क्या हो सकती है, इमिटेशन, रेप्लिकेशन, एम्यूलेशन या कॉपी। अब एक ही वर्ड के लिए इतने सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, समझे वो बात के नहीं समझे? इसी तरह ऑपोजिट वर्ड्स हमें बताता है, यानी थिसारुस हमें 2 चीजें बताता है, और वो क्या है, वो सिनोनिम और एंटोनिम, यानी सेम वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड्स। और थिसारुस क्या होता है, एक ऑनलाइन सोर्स ही होता है। आए इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। और थिसारुस भी काफी तरह के इंटरनेट पे मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, ये वही लफ्ज सिमुलेशन यहां पे क्या कर लिया, सर्च कर लिया, और क्या मिल गया हमें आगे, उसके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग मैचेस, वीक मैचेस
और इसी तरह से डिस्कवर मोर में उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आ गई। अगर हम यहाँ पे सिनोनिम की बजाय एंटोनिम के ऊपर क्लिक करें तो ये उसके एंटोनियम्स मिल गए। कोई लफ्ज बताओ ताकि हम उसको सर्च करें जी, कोई वर्ड किसी की तरफ से। वो जो बच्चा पीछे बैठा है, हाँ भैया आप बताओ, उसको काफी ज्यादा बोलने का शौक है, अल्फाज इस्तेमाल करने का शौक है, उसके पास काफी सारे वर्ड्स होंगे। हाँ भाई बेटा, क्या नाम है आपका? हसन। हाँ भाई हसन, बताओ कोई वर्ड बताओ, लेकिन हो इंग्लिश का, उर्दू या पंजाबी का नहीं, क्योंकि थेसारस इंग्लिश का है। हाँ भाई हसन, कोई वर्ड लिखें जी, डिफरेंस। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। अब सबसे पहले क्या आ गए? सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स में भी कैटेगराइजेशन है कि स्ट्रांगली मैच कौन है और इसी तरह वीक मैचेस कौन से हैं, यानी डिफरेंट का चेंज हो सकता है इसी तरह, मतलब काफी सारी। इसी तरह एंटोनिम्स आ गए। अब एंटोनिम्स में आ गए उसके, इज दैट क्लियर? लाइकनेस यानी सिमिलैरिटी, समझ आ गई बात की? तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप एक लफ्ज से काफी सारे वर्ड सीख सकते हैं। हाँ भाई, कोई और बच्चा कोई और वर्ड बताना चाहे, आप बता दें कोई वर्ड, कोई लफ्ज बता दें। हाँ भाई, पॉपुलर। अच्छा, आप सभी फेमिलियर वर्ड्स बता रहे हो, यानी जिनका आपको ऑलरेडी पता है। आप थेसारस को ना चेक करें, वो ठीक ही बताएगा। कोई ऐसा बताओ जो अनफेमिलियर हो। अब प्राइमरीली क्या करना था? यूज करवाना मकसद था। आप जरा यहां पे आए, आप आए यहां पे जी। चैट में कोई क्या कह रहा है? जिनित, करें जी सर्च जरा, ZEN ZENITH, हाँ करें सर्च। ये लफ्ज नहीं है गालबन। अच्छा जी, कोई बच्चा पूछ रहा है, हसन पूछ रहा है कि सिनोनिम का सिनोनिम क्या है, तो करें जरा सर्च सिनोनिम। सेम वर्ड्स वैसे होगा, क्या ख्याल है? नहीं, स्पेलिंग गलत है। लिखें SY, हाँ जी वो देख लें, SYNONYM। अब ये देखें जी, सिनोनिम का लफ्जी मतलब क्या आ गया? इक्विवेलेंट, मेटोनियम, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट बराबर है, यानी जो ये लफ्ज है वही वो दूसरा है। इसी तरह इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? यानी एंटोनियम, यानी सिनोनिम का एंटोनिम ही ये है कि उसके उलट। तो इस तरह से बच्चों हम क्या यूज करते हैं? थेसारस यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिक्शनरी का और थेसारस का यूज समझ आया होगा, और इसका मकसद क्या है मैंने आपको समझाया। इज दैट क्लियर जी? आपका कोई क्वेश्चन है जी? अब हम उधर से इधर आ गए, ये कर लें सर्च, दोबारा से कर लें जी सर्च, सिग्मा। अच्छा जी, इसका सिनोनिम कोई मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। अलबत्ता क्या लिखा गया? द कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर। असल में ये जो वर्ड सिग्मा है ना, ये एक सोशल मीडिया स्लैंग है, ठीक है, और ये कोई प्रॉपर वर्ड एज सच नहीं है कि जिसका कोई बड़ा माना हो या ये हो। बात समझ आई? वो दूसरा है, वो दूसरा है। उसने वो सिंबल वाला ही कहा है, उन्होंने जिस एतबार से पूछा था मैंने उस एतबार से बताया। इज दैट क्लियर? वो एक सोशल मीडिया स्लैंग है, और बादुकात ये होता है कि कुछ चीजें सोसाइटी में यूज होती हैं, ठीक है, वर्ड्स के तौर पे या वर्बल एक्सप्रेशंस के तौर पे। वर्बल एक्सप्रेशंस वर्ड्स को ही बोलते हैं, यानी जो मैसेज कम्युनिकेट करे, लेकिन उनके पीछे कोई डिक्शनरी बेसिस या लिटरल बेसिस नहीं होती। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने आज ये सीखा। अब ये देखो, ये आपका ग्रेड 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में पेज 7 के ऊपर लिखा है। ये देखो यहां पे सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स, वो सारे के सारे सिंबल्स जो डिक्शनरी में लिखे होते हैं, जिनको देख के आप क्या कर सकते हैं?
बोल सकते हैं। समझ आ गई बच्चों? वो यहाँ पे दर्ज है और हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिक्शनरी और डिक्शनरी यूजेज का पता होना लाजिम था, इसलिए हमने इसको पढ़ा। और आगे देखें, ये सारी उसने बताई कि पार्ट ऑफ स्पीच बताता है, प्रोनाउंसिएशन बताता है, एंट्री वर्ड, वर्ड डेफिनेशन, इसी तरह गाइड वर्ड्स, एंट्री वर्ड्स या जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको भी हम तफसील से इसी चैप्टर के अंदर चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। चूंकि आज का लेक्चर फाउंडेशन था कि इससे पहले जो चीजें पढ़ने की जरूरत है हमने उनको पढ़ा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपके पास एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्या है? रीड द टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द मीनिंग्स। मीनिंग्स कहां से ढूंढेंगे आप जी? मीनिंग्स कहां से देखोगे? डिक्शनरी से। और सिनोनिम्स कहां से देखोगे? थिसारस से। और एंटोनिम्स भी थिसारस से। और किन का देखना है? अनफेमिलियर वर्ड्स का। क्यों? क्योंकि मुमकिन है कि एक वर्ड मेरे लिए फेमिलियर हो, आपके लिए अनफेमिलियर हो। मुमकिन है कि एक वर्ड इस बच्ची के लिए फेमिलियर हो और उस बच्चे के लिए अनफेमिलियर हो। समझ आ गई बात की? क्यों? सबका लैंग्वेज नॉलेज डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो जी। एनी क्वेश्चन? Yes, from the online. Is there any question? Okay. So students, इसकी जो लाइव वर्कशीट है वो भी आप लोगों को असाइन कर दी जाएगी, आप उसको भी अटेम्प्ट करें, ठीक है? और इस लेक्चर के हवाले से भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी, या थ्रू दी व्हाट्सएप या डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।